हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड जीके को स्टार्ट कर रहे हैं। और झारखंड जीके के जितने भी सेक्शंस हैं, झारखंड जीके में जितने भी विषयों को पूछा जाता है, उन सारे विषयों को, उन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग अब बहुत अच्छे तरीके से कवर भी करेंगे और इसके एमसीक्यू लगाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। सब कुछ करेंगे यानी कि आपके लिए यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग अब झारखंड जीके करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। आपको क्या करना है कि हमारे वीडियोज को ध्यान से देखना है। झारखंड जीके का टेंशन अब आपका खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर पूरा कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आपको लगता होगा कि कुछ दिन करा करके छोड़ दिया जाता है, पूरा कोर्स नहीं कराया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। और दोस्तों, अगर आप क्लास को करते हैं और यह वीडियो सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको झारखंड जीके मैं पूरा याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। लेकिन केवल रटवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा भी, कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जहां पर कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा, चित्रों के माध्यम से, नक्शों, मानचित्र के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में ये सारे के सारे बात जो है वो छप जाएंगे। और जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, चाहे वह जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जेटेट हो, या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो, या फिर झारखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता है, तो आप वहां पर पीछे नहीं रहेंगे। आप अगर हमारे क्लास को करते हैं तो आप अव्वल रहेंगे, यह मेरा गारंटी है। तो चलिए, आज से हम झारखंड का इतिहास शुरू कर रहे हैं। यह हमारा पहला सेक्शन है। इसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे करके पूरा जितने भी सेक्शन है इसमें सबको कवर करेंगे। झारखंड के इतिहास में आप आज हम लोग देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, यानी कि इतिहास में, इतिहास मतलब अतीत में झारखंड को किन किन नामों से बुलाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो जाइए, जो हमने इतिहास के, प्राचीन इतिहास को घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति से उसे अच्छे से कवर किया है, उसको सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप क्राउन, जो ल्यूसेंट है या फिर क्राउन है, और भी बहुत सारे बुक्स को हम चला रहे हैं अपने मास्टर प्लान में, 70 दिनों के मास्टर प्लान में, उसको भी उसमें जुड़िए। आपको पढ़ने का एक जज्बा, एक जुनून जग जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, और झारखंड में धार्मिक आंदोलन हम लोग आज करेंगे, और इसके बाद हम लोगों का कारवां चलते रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर, फिर से मैं कह रहा हूं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आप एक कदम बढ़ाइए, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। एक कदम का मतलब है कि आपको केवल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और हमारे वीडियोज को शेयर करना है। बस आपको इतना करना है। हम आपके लिए 100% अपने आप को झोंक देंगे और कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, यानी कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, झारखंड को अलग अलग कालों में, अलग अलग बुक्स के माध्यम से, अलग अलग लेखों में क्या कहा गया है अतीत में, तो उसको देखेंगे। आप इसे याद रखिएगा, 2-3 बार मैं यहां पर बोल दूंगा, आपको याद हो जाएगा। झारखंड को झारखंड क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर वनों, जंगलों, झाड़ों, पर्वतों की अधिकता है। एक ऐसा भूमि, एक ऐसा खंड, एक ऐसा भूखंड जहां पर जंगल, वन, झाड़ियों की अधिकता है। इस कारण से इस प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा है। अलग अलग कालों में, जो ऐतिहासिक काल हैं, अलग अलग कालों में झारखंड प्रदेश को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कौन से काल में झारखंड को किस बुक के माध्यम से, किस ग्रंथ के माध्यम से, किस पुस्तक के माध्यम से क्या कहा गया है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, आप इसे याद करते जाइएगा। सुनिए ध्यान से। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड कहा गया है। ऋग्वेद में कीकाटानम देशो अनार्थ, कीकाटानम देशो अनार्थ, जो इंपॉर्टेंट है उसे 2 बार कहूंगा। उसके बाद अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया है। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया है। वायु पुराण में मुरंड कहकर संबोधित किया गया है। वायु पुराण में मुरंड कहकर संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसे मुरुंड कहा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसे मुरुंड कहा गया है। मुरुंड और मुरंड, ये सब सिर्फ अंतर है। विष्णु पुराण में इस प्रदेश को, झारखंड प्रदेश को मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड प्रदेश को मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश,
भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक कहकर संबोधित किया गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड प्रदेश को पुंडरीक कहकर संबोधित किया गया है। आईने अकबरी यह किसके द्वारा लिखा गया बुक है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने जब आपको घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति करवाया तो वहां पर बताया था आईने अकबरी किसने लिखा है। तो आईने अकबरी में कोकरा कहकर इसे संबोधित किया गया है। आईने अकबरी में कोकरा कहकर इसे संबोधित किया गया है। अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा और उसमें झारखंड प्रदेश को कुक्कुट कहकर संबोधित किया गया। झारखंड प्रदेश को कुक्कुट कहकर संबोधित किया गया टॉलमी के द्वारा। टॉलमी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो टॉलमी के द्वारा इसको मुंडल कहा गया। टॉलमी के द्वारा झारखंड प्रदेश को मुंडल कहकर संबोधित किया गया। फाहियान के द्वारा कुक्कुट लाड कहकर संबोधित किया गया। यह फाहियान कौन है? एक चीनी यात्री है और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो यह प्रयास है, मेरा जो यह मेहनत है, साकार हो रहा है। तो हमें सपोर्ट कीजिए। आपके रेस्पॉन्स की, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। लेकिन हां, आप एक कदम चलेंगे तो मैं 100 कदम चलूंगा। मैं यह पहले से बोल रहा हूं। तो फाहियान के द्वारा अपने लेखों में उल्लेख किया गया झारखंड प्रदेश को कुक्कुट लाड कह करके, कुक्कुट लाड कह करके। वेनसांग के द्वारा इसे कर्ण स्वर्ण कहा गया है। वेनसांग कब आया था भारत? इसे भी आपको आपको पता होगा। यह भी कर्ण स्वर्ण कहा गया। मुगल काल में झारखंड प्रदेश को, मुगल काल में झारखंड प्रदेश को खुखरा या फिर कुकरा कहकर पुकारा गया। खुखरा या फिर कुकरा कहकर पुकारा गया। तुजुक ए जहांगीरी, यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तुजुक ए जहांगीरी जो है, इसे इस पुस्तक में झारखंड को खोखरा कहकर बुलाया गया। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड प्रदेश को खोखरा कहकर बुलाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड प्रदेश का नाम छोटा नागपुर पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड झारखंड प्रदेश का नाम छोटा नागपुर कहकर इसे संबोधित किया गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत साहित्य हैं, जितने भी वेद हैं, ये सब जो भी था संस्कृत में लिखा गया था। तो संस्कृत के द्वारा जो साहित्य विधाएं, जो साहित्य कर्म हुआ है, उन ग्रंथों में पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकाल से पहले के जो ग्रंथ हैं, उसमें झारखंड प्रदेश को कलिंद देश कहकर पुकारा गया। झारखंड प्रदेश को कलिंद देश कहकर पुकारा गया। अब ये जो यहां पर जितने भी नाम आप देख रहे हैं, इन सारे में, इन सब में झारखंड को झारखंड प्रदेश कहकर पुकारा गया है। तो एक एक कर आप ध्यान से इसे सुनिए। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा गया। कबीर के दोहे में पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, इसको भी मैंने बताया है। अकबरनामा में नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहकर पुकारा गया। एक बार आप फिर से सुनिएगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, कबीर के दोहे में, पद्मावत में, अकबरनामा में, नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड प्रदेश कहकर पुकारा गया। फिर से, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, कबीर के दोहे में, पद्मावत में, अकबरनामा में, नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहकर पुकारा गया। आगे है कि वेनसांग ने राजमहल के क्षेत्र, जो कि झारखंड में पड़ता है, राजमहल के क्षेत्र को वेनसांग ने अपने लेखों में, अपने उल्लेखों में इसे क्या कहा? कीचिंग काइला। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को अपने उल्लेखों में इसे कहा कीचिंग काइला। याद रखिएगा, वेनसांग के द्वारा राजमहल क्षेत्र को अपने उल्लेखों में कीचिंग काइला का प्रयोग किया गया है। वहीं राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों को यह इसने दामिन ए कोह कहकर पुकारा। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों को इसने, वेनसांग ने दामिन ए कोह कहकर के पुकारा। याद रहेगा, वेनसांग ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों को दामिन ए कोह कहकर पुकारा। और दामिन ए कोह के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दामिन ए कोह के बारे में कहा था कैप्टन टैनर ने कि इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1824 ईस्वी में हुई थी। किसने? तो कैप्टन टैनर ने एक सर्वेक्षण किया था और उसने कहा था कि 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह की स्थापना हुई थी। याद रहेगा, 1824 ईस्वी में किसने कहा था इसकी स्थापना हुई थी? कैप्टन टैनर ने कहा था दामिन ए कोह की।
वहीं पर संथाल परगना क्षेत्र जो कि अभी आप जानते हैं संथाल परगना क्षेत्र कौन-सा है? तो संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड जिसे बाद में कांकजोल भी कहा गया है। संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड नरीखंड जिसे बाद में कांकजोल के नाम से भी पुकारा गया। याद रहेगा संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड जिसे बाद में कांकजोल कहकर पुकारा गया। ये हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को देख रहे हैं कि इतिहास यानी कि अतीत में प्राचीन काल के समय में झारखंड को किस किस नाम से पुकारा गया, प्राचीन काल के समय के का परिचय हम लोग देख रहे हैं। एक था दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी जिसकी स्थापना 1833 ईस्वी में होती है। एक दक्षिण पश्चिम दक्षिण साउथ वेस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी है, एक एजेंसी थी जिसकी स्थापना 1833 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या फिर किशनपुर को बनाया जाता है। याद रखिएगा जब हम लोग आगे झारखंड जीके में भूमि संबंधी कानून देखेंगे तो वहां हम लोग जानेंगे कि विल्किंसन जी कौन थे, कैसे वहां पर सरदारी जो आंदोलन था उन सब के बारे में अच्छे से जब हम लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अभी परिचय में देखिए कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना जो है 1833 ईस्वी में होती है जिसका मुख्यालय विल्किंसनगंज को बनाया जाता है या फिर जिसे किशनपुर कहा गया और वही चलकर बाद में रांची के नाम से जाना जाता है। वही विल्किंसनगंज वही किशनपुर रांची के नाम से जाना जाता है। तो याद रहेगा इतना। अब एक फैक्ट है जिसे आप सुनिएगा कि प्राचीन काल में गुप्त शासक और गौड़ शासक जो गौड़ शासक शशांक था, शैव धर्म का अनुयायी शशांक, उसने झारखंड क्षेत्र में अधिक समय तक शासन किया। सबसे अधिक समय तक जो शासन है वो झारखंड में प्राचीन काल में किसने किया था? तो याद रखिएगा गुप्त शासकों ने। जब हम लोग प्राचीन काल को देखेंगे तो वहां भी देखेंगे गुप्त शासक ने और जो गौड़ शासक था शशांक उसने सबसे अधिक समय तक शासन किया है प्राचीन काल में झारखंड पर। तो प्राचीन काल के झारखंड का ऐतिहासिक परिचय हम लोग देख रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ी सी जानकारी आपको यह है, एक बार सुनिएगा अच्छे से ध्यान से कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। वैदिक साहित्य आप जानते हैं क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके आरण्यक हैं, उपनिषद है, ये सब क्या है? वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों को असुर शब्द का प्रयोग किया गया और वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजन या सिसनों का देव कहा गया। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या सिसनों का देव कहा गया। इतिहासकार बुकानन, याद रखिएगा, इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर के बीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर के बीरभूम जो कि अभी वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है अभी बीरभूम, और बनारस से जो कि यूपी में है वहां से लेकर के बीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। किसने? बुकानन ने। आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महाभारत काल में झारखंड जो था वह बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है और झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसे आपको याद रखना है। इसे आपको याद रखना है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि झारखंड के जो ऐतिहासिक परिचय थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या-क्या झारखंड को इतिहास में क्या कहा गया। अतीत में प्राचीन काल में और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उसमें झारखंड को किस-किस नाम से संबोधित किया गया, हम लोगों ने सब कुछ देखा। अब आप लोग इसको 1 या 2 बार सुनेंगे, आपको पक्का याद हो जाएगा। अब चलिए आगे और देखते हैं कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी जनजाति है? तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है असुर जनजाति। याद रखिएगा झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया जनजाति का संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रवेश हुआ था।
तो सबसे पहले यानी कि सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी जनजाति है? झारखंड की असुर जनजाति और उसके बाद बिरजिया जनजाति है, बिरहोर है, खड़िया जनजाति है। इन सब जनजातियों का संभवतः इतिहास में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उसका संभवतः वह कैमूर की पहाड़ियों से जो अभी बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है, कैमूर की पहाड़ियों से होकर के छोटा नागपुर क्षेत्र में इसका प्रवेश हुआ होगा। उसके बाद देखिए मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। यह जब हम लोग जानेंगे आगे चलकर कि देखिए प्राचीन काल में तो गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक का क्या रहा झारखंड पर सर्वाधिक समय तक शासन रहा। लेकिन जब मध्यकाल में आते हैं तो झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रीय राजवंश जैसे कि पलामू का चेरो वंश और भी बहुत सारे हैं। हम लोग झारखंड के जब क्षेत्रीय राजवंश करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि नागवंश क्या है, पलामू का चेरो वंश क्या है, तो हर कुछ देखेंगे। यहाँ पर यह समझिए कि जो नागवंश है उसकी स्थापना में मुंडाओं ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। जो उरांव जनजाति के लोग थे वह झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवार 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवार हो एवं संथालों को छोड़कर 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवार हो एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। यानी कि 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवार हो, याद रखिएगा चेरो खरवार हो और संथाल को छोड़ करके जितनी भी जनजातियां हैं जैसे कि बिरहिया बिरजिया है, बिरहोर है, खड़िया है, असुर है, ये तो असुर प्राचीनतम ही था। वो सारी की सारी जो जनजातियां और भी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे, मतलब मध्यकाल से पहले जो संथाल जनजाति है वो हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में इस संथालों का जो विस्तार है संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। मतलब ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना में लेकर आया गया। तो यह कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में संथाल जो है पहले हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार जो है वह संथाल परगना क्षेत्र में होता है। तो यहां तक आपने जाना, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। ये जो 1000 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व ईस्वी, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए ईसा पूर्व का मतलब होता है, आप जानते होंगे जो जीसस क्राइस्ट है, जो ईसा मसीह है, उसका जन्म को जैसे कि नंबर लाइन पर एक होता है जीरो, इसको हम रेफरेंस मानते हैं और जीरो से इधर और जीरो से आगे, जीरो से पीछे। तो ये जो जीरो का टाइम है इसको मान लीजिए कि यह इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहकर बुलाया गया, जिसे इंग्लिश में एडी कहते हैं। ठीक है, एडी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा गया, जिसको बीसी कहा जाता है। यानी कि 1000 ईसा पूर्व की अगर बात कर रहे हैं तो ईसा मसीह के जन्म 0 साल से 1000 साल पहले, और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022, यानी कि इधर के 2022 और उधर 1000 साल पहले, यानी कि लगभग आज से 3000 साल पहले की बात हो रही है। तो 3000 साल पहले तक झारखंड में पाई जाने वाली जितनी भी जनजातियां थी छोटा नागपुर क्षेत्र में बसी गई थी। लेकिन कौन कौन जनजातियां थी जो नहीं बसी थी? तो उनमें कौन कौन है? चेरो खरवार हो संथाल को छोड़ करके सारी जनजातियां यहां बस चुकी थी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। दोस्तों आपको मैंने जब इतिहास घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति से कराया तो उसमें बताया था कि जो इतिहास है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति को देखिए। उसमें अच्छे से 3 घंटे में मैंने प्राचीन इतिहास को अच्छे से कवर किया है। आगे हम लोग क्राउन के जीके को भी अच्छे से कवर करेंगे और फिर एनसीईआरटी सार संकलन है उसको भी अच्छे से इसमें मैं करवा दूंगा। कुछ भी छूटेगा नहीं, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। तो प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो ऐसा काल होता है जिसमें मैंने बताया था कि इसमें लिखित साक्ष्य यानी कि रिटेन एविडेंस कुछ भी नहीं मिले हैं। हमको अगर उस समय के काल के बारे में जानकारी मिली है तो बस केवल किससे मिली है? तो पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जो खुदाई करके जो साक्ष्य जो एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं उसी के बदौलत हम उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो जिस जिस काल में लिखित साक्ष्य का अभाव है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। और पाषाणकालीन सभ्यता को
3 कालों में बाँट कर पढ़ा जाता है। कौन-कौन से काल? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर पुरापाषाण काल को भी मैंने कहा था 3 कालों में बाँट करके पढ़ते हैं। पाषाण काल को पुरापाषाण काल कहते हैं, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तो मैंने कहा। और पुरापाषाण काल को 3 कालों में बाँटा जाता है। कौन-सा? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्राचीन इतिहास का, भारतीय प्राचीन इतिहास का, तो जाकर के ज़रूर देखिए उसे। वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लिखित साक्ष्य का जहाँ अभाव है, उसे प्रागैतिहासिक काल के खंड में रखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल होता है एक, जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और एक होता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उसे अच्छे तरह से पढ़ा भी जा सका है। तो ये है ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की क्या स्थिति रही थी? तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में बाँटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आते-आते इसको 3 काल में बाँटा जाता है, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। जैसे-जैसे युग आगे बढ़ते गया, जैसे-जैसे हमें चीज़ों की जानकारी होती गई, तो वैसे-वैसे काल का, ऐज का, एरा का नाम बदलते गया। अभी हम लोग कंप्यूटर ऐज में चल रहे हैं, मतलब कि इस समय का जो सभ्यता है, वो कंप्यूटर से डिजिटल हो चुका है, तो इसे कंप्यूटर ऐज कहते हैं। जब लोगों को तांबे के बारे में पता चला और लोग तांबे से क्या करने लगे? उपकरण बनाने लगे, उसका यूज करने लगे, तो ताम्र युग कहा गया। कांसे का जब युग पता चला, तो कांस्य युग पता कह दिया गया। लोहा का जब पता चला, लौह युग कह दिया गया। पाषाण युग मतलब पत्थरों के औजार बना करके वह शिकार करते थे और शिकार करके अपने भोजन को संग्रहित करते थे, तो पाषाण युग हो गया। तो डेवलपमेंट जैसे-जैसे होता गया, लोगों को चीज़ें मिलती गई, कुछ-कुछ आविष्कार होते गया, वैसे-वैसे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ और उस समय के काल को हम उसी के तौर पर, उसके आधार पर, उपकरणों के आधार पर नामकरण कर दिए। ताम्रपाषाण में क्या है? तांबे और पत्थर को मिला कर के औजार बनाए जाते होंगे, तो इस तरह से है। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के जो लोग थे, वह शिकारी प्रवृत्ति के थे। पुरापाषाण काल के जो लोग थे, वह शिकारी प्रवृत्ति के थे और खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? खाद्य संग्राहक, यानी कि शिकार करके भोजन को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे और खाते थे, शिकार करते थे। तो कच्चे ही खाते होंगे, क्योंकि उस समय क्या था? अग्नि के ज्ञान का अभाव था। लोगों को अग्नि किस तरह से उसका यूज़ किया जाए, कैसे किया जाए, उसका अभाव था, नहीं पता था, ठीक है? अच्छा, कृषि का भी ज्ञान नहीं था, तो लोग फसल क्या उगाएँगे? तो उसी पर निर्भर रहते थे, मारते थे, शिकार करते थे, खाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल में झारखंड में भी ऐसी स्थिति रही होगी। झारखंड में भी लोग शिकारी, खाद्य संग्राहक उस समय भी पच्ची दो जो पुरापाषाण काल का एक समय, इसको जान लीजिए, जो पुरापाषाण काल का जो समय काल रहा है, वह 25 लाख ईसा पूर्व से, सोचिए कितना साल पहले, आज भी 2022, और इससे 25 लाख साल पहले तक के समय को क्या कहा गया? पुरापाषाण काल। और वहां से लेकर के 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 12,000 साल पहले तक के समय को पुरापाषाण काल कहा गया। तो उस समय में कैसा, उस समय का लोग कैसा था, उस समय का रहन-सहन कैसा था? तो लोग शिकारी थे, खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति के थे और पशुपालन लोगों को नहीं आता था, कृषि भी नहीं करना आता था, खेती करना नहीं आता था, आग का भी उसे पता नहीं था, और अगर पता भी था, देखता था कि आग लग गया, लेकिन उसका यूज करना नहीं आता था। और पुरापाषाण काल के, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप झारखंड जीके कर रहे हैं, तो आपको यह याद होना चाहिए कि पुरापाषाण कालीन जो अवशेष मिले हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से मिले हैं? तो पुरापाषाण कालीन अवशेष ज़्यादातर आपको हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालीन अवशेष जो है, आपको ज़्यादातर हजारीबाग, याद रखिएगा, याद कीजिए, हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और हजारीबाग जो है, वह पाषाणकालीन, हजारीबाग से पाषाणकालीन, पुरापाषाण जो है, पाषाणकालीन मानव द्वारा, उस समय के जो मानव थे, उस समय के जो लोग थे, आदि मानव थे, उसके द्वारा जो निर्माण किया गया था, पत्थरों के औजार, जो पत्थर के औजार बनाए गए थे उस समय के लोगों के द्वारा, तो हजारीबाग से हमें उस समय के औजार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको जिस भी तरह का वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में डिमांड कीजिएगा, क्योंकि अभी हम वीडियो को डिमांड पर भी लेकर के आएँगे। आपको जो भी समझना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पाषाणकालीन सभ्यता, या फिर आपको जो भी कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो दूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा करके।
तो हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव यानी कि पाषाणकालीन जो उस समय आदि मानव थे, जो लोग थे, उसके द्वारा जो पत्थरों के औजार बनाए गए थे हजारीबाग से वो हमें मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं और औजार भी मिले हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल क्या है? तो मध्य पाषाण काल अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को, यानी कि ये हो गया ईसा मसीह का जन्म और इससे 10,000 साल पहले चले जाइए और वहां से 4,000 साल पहले का जो एरा रहा है उसको कहा गया मध्य पाषाण काल। तो क्या हुआ, पूरा पाषाण काल से आगे बढ़ गए, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ होगा, लोगों को कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी हुई होगी, थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ा होगा, लोगों के जीवन शैली में सुधार आया होगा। ठीक है, तो यह है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में लोग जो हैं वो अभी भी शिकारी ही थे और खाद्य संग्राहक ही थे, लेकिन लोग जो है इस समय तक क्या करने लगे, पशुपालन का शुरुआत कर दिए, यानी कि पशुओं को पालने लगे और सबसे पहले कुत्ते को पालने का शुरुआत किया गया था। और आप अगर हमारे खोरठा को देख रहे हैं तो उसमें हमने खोरठा निबंध में जो कि बी एन ओहदार जी के द्वारा कराया गया है, उसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ और कुत्तों का पालने का शुरुआत हुआ, कैसे कुत्ता जो है लोगों के पास जाने लगा, उसके खाए मारे हुए, उसके शिकार किए हुए जो मारा हुआ मारता था वो लोग, उसको जो शिकार करता था तो कैसे लार टपकाता था, फिर कुत्तों को पालने का शुरुआत हुआ। तो मध्य पाषाण काल आते आते जो ये समय है उस समय तक लोग कुछ डेवलप हुए, लोग कुछ जो आग वगैरह का या फिर कुछ उपकरण, उससे अच्छा उपकरण बनाने लगे। जो इस समय के उपकरण है किस प्रकार के होते थे, वो अगर उपकरण के बारे में आपको जानना है कि मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे उस समय कौन से उपकरण यूज करते थे, तक्षिणी था, खुरचनी था, तो अलग अलग टाइप से जो उपकरण थे उसको देखना है तो आप जाइए और वीडियो को, लेक्चर सीरीज को देखिए, घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति को। अगर आप कहेंगे इसको डिटेल में पढ़ाने तो क्राउन जीके को हम अच्छे से पढ़ाएंगे जिसमें सब कुछ अच्छे से दिया गया है और इसके ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे जिससे एग्जाम निकले। हमें पीएचडी नहीं करना है कोई भी सब्जेक्ट में, हमें उसका विद्वान या फिर ज्ञाता नहीं बनना है, बस हमें एग्जाम निकले, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हमें सब कुछ अच्छे से याद रहे और समझ में आए बस। और मध्य पाषाण काल आते आते लोग पशुपालन का शुरुआत कर दिए, पशुओं को पालने लगे और मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं ज्यादातर आपको दुमका से, पलामू से, धनबाद से, रांची से, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन समय के जो अवशेष हैं वो आपको दुमका से, पलामू से, धनबाद से, रांची से, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। नवपाषाण काल समय में आया, जब क्या हुआ, समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, लोग थोड़ा सा डेवलप किया, थोड़ा और हम लोग क्या हुए, आगे समय पर गए तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को, 10,000 ईसा पूर्व तक से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को कहा गया नवपाषाण काल। चूंकि अब क्या है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लोगों को खेती के बारे में जानकारी हो गई, लोग जो हैं आग के बारे में आग के प्रयोग, आग का प्रयोग करने लगे, उसके प्रयोग के बारे में जान लगे, आग को जलाना सीख लिए, चाक के बारे में समझ गए कि चाक कैसे होता है, लोग भांड वगैरह, जो भांड है, जो प्याला है, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तो अब लोगों के जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लोग फसलों को, कृषि खेती करने की शुरुआत कर दिया गया लोगों के द्वारा, तो लोग फसल उगाने लगे। तो शिकारी प्रवृत्ति से थोड़ा सा लोग क्या हुआ, जो डेविएट हुआ, किसमें, फसल को खाने में, चावल को, गेहूं को उगाने में लोग ध्यान देने लगे और खाना उस तरह से उन लोगों का जीवन शैली चलने लगा। और इस समय के जो अवशेष हैं, नवपाषाण कालीन समय के सभ्यता के जो अवशेष हैं वो आपको दुमका से, पलामू से, धनबाद से, रांची से, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए कि नवपाषाण कालीन अवशेष जो हैं वो आपको दुमका से, पलामू से, धनबाद से, रांची से, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं, जो कि मध्य पाषाण कालीन अवशेष भी जिससे मिले हैं। तो ये रहा हम लोगों का पुरा पाषाण कालीन, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल झारखंड की पर्सपेक्टिव में। अब नवपाषाण काल को जो है वो भी, उसको भी 3 पार्ट में बांट कर के पढ़ा गया है। ताम्र पाषाण काल, जब देखिए क्या था, पाषाण काल से हम आगे बढ़े, मतलब पत्थरों के औजार से क्या हुआ, पत्थरों को आगे, जब पत्थर के औजार भी थोड़े थोड़े हम लोग डेवलप होते गए, पहले बड़े बड़े पत्थरों को बनाया जाता था, उसी से मारा जाता था, फिर धीरे धीरे लोग छोटे छोटे पत्थरों के नुकीले औजार बनाने लगे और भी छोटे छोटे फलक उपकरण बनाने लगे और उससे मारने लगे पत्थरों से। अब क्या हुआ, जब आगे डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा और लोग बढ़े नवपाषाण कालीन के समय में, तो सबसे पहले
लोगों को, जो मानव के द्वारा सबसे पहले जिस धातु को का खोज किया गया, वह था तांबा। क्या था? तांबा। अच्छा, आप जानते हैं ना तांबे का आविष्कार कैसे हुआ? तांबे को लोगों ने कैसे खोजा? निबंध में हमने देखा था। तो तांबा जो है सबसे पहला धातु है जिसको कि लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया गया, जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया। तो पहले पाषाण कालीन था और पाषाण काल से जैसे ही आगे बढ़े, थोड़ा सा समय हुआ, तांबा का खोज किया। अब क्या करते हैं लोग कि तांबा और पत्थर को मिला मिला करके कुछ औजार, कुछ उपकरण, तांबे के उपकरण बनाने लगे और उससे क्या करने लगे, हथियार बनाने लगे, औजार बनाने लगे और तांबे को गला-गला करके, तांबे को ढाल करके कुछ अलग-अलग टाइप के उपकरण बनाने लगे। तो जो झारखंड की अगर बात करें, तो ताम्रपाषाण कालीन कब से कब तक को कहा गया? 4000 ईसा पूर्व से लेकर के, इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय काल को ताम्रपाषाण कालीन कहा गया। और इस ताम्रपाषाण कालीन में जो सभ्यता है, इसमें आपको जो जैसे जैसा भी आपको यहाँ से चीजें प्राप्त हुई हैं, यहाँ के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल के, हड़प्पा सभ्यता के काल के और हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल के जो यहाँ से एविडेंस हमको प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणिक युग में हड़प्पा सभ्यता के समय काल के, हड़प्पा सभ्यता के पहले, हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल के जो एविडेंसेस हैं हमको प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाणिक काल से। अब देखिए, जो पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग इस काल में किया जाने लगा, तो इसे कहा गया ताम्रपाषाणिक काल। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तांबे का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। ताम्रपाषाणिक काल का जो केंद्र बिंदु था झारखंड में, वह सिंहभूम था। ताम्रपाषाणिक काल का जो झारखंड में केंद्र बिंदु था, अगर बहुत कहीं से सबसे ज्यादा अमाउंट में ताम्रपाषाणिक कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो है सिंहभूम। आपको पता होगा सिंहभूम कहाँ है। दोस्तों, आपको झारखंड का जो मैप है, वह आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें झारखंड के मैप को, झारखंड का जो परिचय है, जो झारखंड की ज्योग्राफी करने से पहले ही हम लोग झारखंड के मैप पर एक बार चर्चा कर लेंगे कि यहाँ पर प्रमंडल कितने हैं, इसका जो लॉन्गिट्यूड है, एल्टीट्यूड, विस्तार कितना है, लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन, एल्टीट्यूड एक्सपेंशन, सब कुछ हम लोग इसको देखेंगे। इसके पूर्व में कौन से राज्य हैं, इसके पश्चिम में कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन से राज्य हैं, दक्षिण में कौन से राज्य हैं, यानी कि इसकी चौहद्दी के बारे में बात करेंगे और इसके जिलों के जो प्लेसेस हैं, कहां पर हैं, इसको भी आपको याद रखने हैं। तो यह आपको एक बार जरूर याद रखने चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके वीडियो लेकर के आऊंगा। अच्छा, इसका केंद्र बिंदु क्या था ताम्रपाषाणिक काल का? वह था सिंहभूम। असुर जाति जो है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति थी। आप लोगों ने देखा, इसके बाद बिरजिया आते हैं, बिरहोर आता है। तो ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं झारखंड में, ये तांबा को गलाने में और उससे उपकरण बनाने की कला में यह माहिर थे। आपको समझ में आया कि असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति जो थे झारखंड में, वो तांबे को गलाने में और उससे उपकरण बनाने की कला में ये माहिर थे, उससे परिचित थे सबसे पहले। एक जगह है बाहरगंडा, एक जगह है बाहरगंडा, वहां से तांबे के 49 खान। ये बाहरगंडा कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, ये बाहरगंडा हजारीबाग में है। कहां पर? हजारीबाग में है। तो हजारीबाग, जो कि हजारीबाग में एक जगह है बाहरगंडा, वहां से तांबे के 49 याद रखिएगा, 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी जो है, वह हमें झारखंड के बहुत जगहों से मिला है। तो झारखंड के पर्सपेक्टिव में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आपको समझना है इतिहास को, तो आप लोग एक बार घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति को भी देखिएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और थ्योरी के लिए आपको क्राउन जीके या फिर एनसीईआरटी सार संकलन को देखना चाहिए, नहीं तो हम यहां पर करवाएंगे ही। तांबे की कुल्हाड़ी बहुत जगह से प्राप्त होती है। अगला काल आता है जब पाषाण को छोड़ करके, पत्थर को छोड़ करके लोग मूव कर जाते हैं केवल धातु पर, यानी कि जो सबसे पहले जो यूज में लाया गया था लोगों के द्वारा, तांबा, केवल उसका यूज करने लगते हैं। और तांबे को गला गला करके लोग अलग अलग तरह के उपकरण, अलग अलग तरह के औजार बनाने लगते हैं और उससे लोगों के जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार होता है। और यह नवपाषाणकालीन बात है, ताम्र युग, तांबे का युग, यानी कि तांबे से निर्मित, जो तांबे से बना हुआ उपकरण, औजारों का प्रयोग जो है आरंभ हो जाता है, तो वह युग कहलाता है ताम्र युग। असुर जनजाति, फिर से बिरहिया जनजाति, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबे के खानों से
उसके अयस्क को निकाला जाता था, फिर उसको गला करके उसके अलग-अलग तरीके के उपकरण, औजार बनाए जाते थे। तो ये बात आपको यहाँ से पता हो गया। अगला आता है तांबे के बाद कौन-सा धातु? कांस्य धातु। अब कांसा जो है वो एक मिश्र धातु होता है। एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है। तो अब तांबे में टीन को जब मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। अब सोचो, आज नहीं, ये अभी का बात हम नहीं कर रहे हैं। आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है, जब लोगों को तांबे के बारे में पता था, टीन के बारे में पता था और लोग जो है उसको गला करके एक दोनों दोनों को एक दूसरे के साथ मिला करके तीसरा धातु बना दिया, तीसरा मिश्र धातु बना दिया। तो अब बताइए कि उस समय के लोग जो थे, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, कोई इंटरनेट, कोई डिजिटाइजेशन नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन सोचिए उसका दिमाग का लेवल हम लोगों से ज्यादा था या कम था? बताइए आप। तो हम लोगों से क्या था, कम था क्या? नहीं। अब कहता है कि तांबे में टीन को मिला करके कांसा निर्मित किया गया और कांसे से बना हुआ औजार जो है अब यूज में आने लगा। तब उस समय के काल को कहा गया कांस्य युग, यानी कि झारखंड में कांस्य युग फिर से जो प्रारंभ कौन करते हैं? तो झारखंड में असुर जनजाति हैं, बिरजिया जनजाति हैं। ये लोग कांस्य युगीन औजारों को, कांस्य युग में औजार बनाते हैं कांसे से मिला करके। और कांस्य युगीन का औजार का प्रारंभकर्ता झारखंड में किसे माना जाता है? असुर जनजाति को, बिरजिया जनजाति को, असुर जनजाति को, बिरजिया जनजाति को। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट थोड़ा और होता है। देखिए, अभी हम जिस जनरेशन में हैं, हमारे जो आगे का जनरेशन होगा, आप बताइए उसमें डेवलपमेंट हम लोगों से कम होगा या फिर ज्यादा होगा? उसमें हम लोगों से जिज्ञासा कम होगा या फिर ज्यादा होगा? तो जैसे-जैसे समय बीतता है, जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ता है, वैसे-वैसे डेवलपमेंट, वैसे-वैसे जिज्ञासा, लोगों को जानने की जो जिज्ञासा होती है, लोगों को अपने जीवन को सरल बनाने के जो उपाय खोजे जाते हैं, वही होता है आविष्कार। भौतिक जो सुख हमें चाहिए, बैठे-बैठे हमें खाना चाहिए, बैठे-बैठे इंटरनेट चाहिए, बैठे-बैठे ज्ञान चाहिए, घर पे बैठे-बैठे। अभी आपको मिल रहा है कि नहीं? क्या हमसे आज से 10 साल पहले हमारे जो हमसे पहले जो लोग पढ़ाई करते थे, उसको इस तरह का घर बैठे इतना अच्छा कंटेंट मिल पाता था क्या? तो नहीं मिल पाता था। वैसे ही जब आगे बढ़े तो लोहे का खोज हुआ लोगों के द्वारा। अब लोहा से लोग बनाने लगे औजार। अब जब लोहा से लोग औजार बनाने लगेंगे तो क्या होगा? लोहा से बने उपकरण का, औजारों का यूज करने लगे तो वह काल कहलाया लौह युग। और जब फिर से आ गया वही असुर जनजाति, बिरहिजिया जनजाति, तो हमारे झारखंड में हमारे जो पूर्वज थे, जिसने लौह युग को लाया, कांस्य युग को लाया, ताम्र युग को लाया, ताम्र पाषाणिक युग को लाया, जब वही लोग प्रारंभ करते थे कुछ भी चीजों को बनाना, अलग-अलग धातुओं से अलग-अलग प्रकार के औजारों को बनाने की शुरुआत असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, हो जनजाति के द्वारा करी गई। तो यहां पर लौह युग का भी शुरुआत, लौह युग में लोहे से निर्मित औजारों का जो प्रारंभ करता या फिर उसको बनाने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले किसे जाता है? असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति को। तो यहां पर यह हो गया कि जो असुर जनजाति और जो बिरजिया जनजाति है, उसे उसके पास मतलब लोहे से अलग-अलग प्रकार के औजार, जो लौह तकनीक को विकास करने का उत्कृष्ट गुण था उसके पास, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा इसका नॉलेज था। और झारखंड के जो लोहा था, झारखंड का जो लोहा था, झारखंड के जो बने लोहे के औजार थे, यह विदेशों में भी उस समय क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। यानी कि झारखंड का संबंध बहुत, मतलब विदेशी राज्य से भी था। और कौन से राज्य थे वो? मेसोपोटामिया। अभी का जो आप इराक देख रहे हैं, वो पहले का मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है? तो ये जो इन सब सभ्यताओं से झारखंड का क्या रहा है? प्राचीन काल में लौह युगीन समय में सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता में उससे संबंध रहा है। और यहाँ के बने हुए निर्मित लोहे के औजारों को या फिर यहाँ के लोहे को लेकर के जाते थे मेसोपोटामिया, और वहां पर एक जगह है दासमिक, वहां पर लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की क्या स्थिति रही थी, कौन से जनजातियां हैं जो झारखंड में अलग-अलग युग में अलग-अलग प्रकार के औजार बनाए, हमारे झारखंड से जो है विदेशों से भी संबंध रहा है, इसे भी हम लोगों ने देखा। अगला है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां से कि झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं, झारखंड के कुछ ऐसे जगह हैं जहां से हमें प्राचीन कालीन सभ्यता, प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यताओं के कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, कुछ प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। अब उन साक्ष्य में क्या-क्या प्राप्त हुआ है, आपको थोड़ा सा इसे याद रखना है, कान खोल करके ध्यान से इसे सुनिएगा।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हजारीबाग की। सबसे पहले बात करेंगे हजारीबाग की और हजारीबाग के 2-3 जगह है जिसको कि आपको याद रखने हैं, ठीक है? मैंने थोड़ा-सा पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ, देखिए हजारीबाग में एक जगह है इस्को। अब इस्को से आपको बड़े-बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है। इस्को की गुफाएँ आपने सुना होगा हजारीबाग में एक जगह है इस्को, वहाँ पर बड़े-बड़े पत्थरों पर आदि मानव के द्वारा चित्र निर्मित वहाँ में प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक कालीन वो साक्ष्य हैं। हजारीबाग के इस्को में हमें एक खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। वहाँ पर एक शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर पत्थरों पर अलग-अलग प्रकार के चित्रकारी देखने को मिलता है इस्को की गुफाओं में। और हजारीबाग का ही एक जगह है सीतागढ़ा पहाड़। क्या है? सीतागढ़ा पहाड़। वहां से हमें बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ा पहाड़ जो कि यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीतागढ़ा पहाड़ कहां पर है तो हजारीबाग में है। वहां से हमें बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं और वह बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 6वीं शताब्दी के थे। कब के? 6वीं शताब्दी के। और जो फाहियान के उल्लेखों में इस सीतागढ़ा पहाड़ के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है? सीतागढ़ा पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, उसका उल्लेख फाहियान ने अपने उल्लेखों में किया है और वहाँ से कुछ बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग का एक जगह है दूध पानी, जहाँ से 8वीं शताब्दी के हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं और हजारीबाग के दुमदुमा से एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं, ये कुछ साक्ष्य हैं, जिसे आपको याद रखना है। इसको में अलग-अलग बड़े-बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा, सीतागढ़ा पहाड़ से बौद्ध मठ के अवशेष जो कि 6वीं शताब्दी के हैं और फाहियान द्वारा इसका उल्लेख किया गया अपने उल्लेखों में। दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख और दुमदुमा से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। गढ़वा के भवनाथपुर में आखेट चित्र यानी कि शिकारी का शिकार करने का चित्र हमें अलग-अलग जगहों पर प्राप्त हुए हैं गढ़वा के भवनाथपुर में। इसमें हिरन, शेर इन सबों का अलग-अलग प्रकार के जानवरों का चित्रण वहाँ पर किया गया है, जिससे पता चलता है कि लोग इन सब जानवरों का शिकार करते थे। कहाँ से? गढ़वा के भवनाथपुर से। गढ़वा के भवनाथपुर में ही गुफाएँ प्राप्त हुई हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के। शैल चित्र क्या होते हैं? यानी कि पत्थरों पर अलग-अलग प्रकार के आप चित्र देखेंगे कि हिरन के, भैंस के, बाघ के, अलग-अलग प्रकार के जानवरों के चित्र वहाँ पर बनाए गए थे। मतलब पत्थरों पर उकेर-उकेर करके एक चित्रकारी वहाँ पर किया गया, जिससे पता चलता है कि उस काल के लोग इन सब जानवरों से परिचित थे या फिर उनका शिकार करते थे। आगे है पलामू का एक जगह है पांडु, जहां से पत्थर की एक चौकी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उसमें 4 पाए भी थे, ठीक है? पत्थर की एक चौकी प्राप्त हुई है पलामू के पांडु से। वहीं से मिट्टी के दीवार और मिट्टी के कलश भी प्राप्त हुए हैं और तांबे के औजार भी हमें पलामू के पांडु से प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं और कुछ जगहों के बारे में। सिंहभूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सिंहभूम से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते। सिंहभूम के अलग-अलग जगहों से, सिंहभूम जिले के अलग-अलग जगहों से जो भी हमें प्रागैतिहासिक कालीन या फिर पाषाण कालीन या जैन कालीन, बौद्ध कालीन जो भी प्राप्त कुछ साक्ष्य, कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं खुदाई के बाद, तो हम लोग देखते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जहां से कि कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कुछ प्राप्त हुआ है। तो सिंहभूम के याद रखिएगा बारूडीह से, सिंहभूम के बारूडीह से पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बारूडीह से आपको यह भी याद रखना है कि बारूडीह कौन सा कौन से जगह का एक स्थल है। बारूडी कहाँ पड़ता है तो सिंहभूम में। और बारूडी एक पाषाण कालीन स्थल है और पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े मतलब बर्तनों के टुकड़े पाषाण कालीन समय के हमें सिंहभूम के बारूडी से प्राप्त हुआ है। वहां से हमें पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुई है। वहां से बारूडी से पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुई है। पकी हुई मिट्टी के मटके प्राप्त हुए हैं हमें बारूडी से। अगला जगह है सिंहभूम का बेनू सागर। बेनू सागर यहाँ से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो कि 7वीं शताब्दी के हैं। दोस्तों आपको कैसे पता चलता है कि यह 7वीं शताब्दी की है? इसका एज 1000 साल पीछे का है। यह हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के समय का है। कैसे पता चलता है? तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम रेडियो एक्टिव कार्बन 14 टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके आधार पर हमें उस जीवाश्म का, उस फॉसिल का एज का पता चलता है कि यह आज से कितने साल पहले का यह जीवाश्म है, अवशेष है। तो उससे हमें पता चलता है उस समय के आसपास के समय का कि यह उस समय का है। तो वहाँ के समय का, वहाँ के सभ्यता का, वहाँ के काल का हमें जीवन शैली का, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक
चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो कुछ खुदाई से पता चलता है, तो कुछ लिखे हुए कुछ साक्ष्य हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उससे पता चलता है। तो अगला है सिंघभूम का बोनगरा। अगला है सिंघभूम का बोनगरा, जहां से हाथ से बने हुए मृद भांड प्राप्त हुए हैं। जहां से हाथ से बने हुए मृद भांड प्राप्त हुए हैं, पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, जो लॉकेट टाइप से होता है, तो पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई हैं, और वलय प्रस्तर यानी कि रिंग स्टोन जिसको कहा जाता है, रिंग स्टोन यानी कि गोल गोल पत्थर के टुकड़े हैं, रिंग स्टोन पता चला है। तो सिंघभूम के बोनगरा से हाथ से बने मृद भांड, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर प्राप्त हुए हैं। वहीं पर सिंघभूम के बाना घाट से नवपाषाण कालीन पत्थर प्राप्त हुए हैं, और काले रंग का मृद भांड बाना घाट से प्राप्त हुआ है। याद रहेगा सिंघभूम के कौन कौन से जगह हो गए, तो सिंघभूम का हो गया बारूडीह, बेनूसागर, बोनगरा, बानाघाट। बारूडीह, बेनूसागर, बोनगरा, बानाघाट। अच्छा, पलामू प्रमंडल से तीनों पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों पाषाण काल के औजार हमें पलामू प्रमंडल से प्राप्त हुए। हम लोग झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि पूरे भारत के बारे में। जब पूरे भारत के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश से, यूपी से, अलग अलग जगहों से नव पाषाण कालीन पत्थरों के औजार, तो मध्य पाषाण कालीन पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो जब हम हिस्ट्री करेंगे, इंडियन हिस्ट्री बुक से, थ्योरी से, और अभी हम लोगों ने रिवीजन के तौर पर घटना चक्र किया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं पलामू प्रमंडल से तीनों पाषाण कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला है लोहरदगा से, झारखंड का जिला लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। झारखंड के लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो वही नामकुम, जो कि रांची में एक जगह है, रांची का एक जगह है नामकुम, वहां से तांबे और लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, तीर धनुष के फलक वहां से प्राप्त हुए हैं। यानी कि नामकुम, जो कि रांची का एक जगह है, वहां से तांबे और लोहे का औजार प्राप्त हुआ है। अगला है मुरद। मुरद से तांबे के सिकरी, जो कि चेन होता है, जो आप आज नेकलेस वगैरह देखते हैं, तो उस समय भी लोग पहनते थे। तो वहां पर धातु के रूप में जो है, केवल प्रागैतिहासिक कालीन या फिर उसके बाद के जो समय था, मानव के द्वारा सबसे पहला जो धातु का यूज किया गया है वो तांबा है। तो तांबे से बनी हुई चेन, सिकरी जो है मुरद से प्राप्त हुआ है, और कांसे का अंगूठी प्राप्त हुआ है। जैसे कि अभी हमें सोने का, चांदी का, हीरे का, प्लैटिनम जैसे धातुओं के बारे में हमें जानकारी है, तो हम लोग जो ऑर्नामेंट्स, जो हम लोग आभूषण पहनते हैं, वो सोने के पहनते हैं, चांदी के पहनते हैं, चांदी के सिक्के चेन पहनते हैं, सोने के चेन, पायल। तो ये सब जो जब जब आज से 5000 7000 साल बाद जब लोग हमारे सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो अभी के जो सोने के आभूषण हैं, यह सब के बारे में देखेंगे, और लोगों हमारे बारे में पता लगा पाएंगे कि हम लोग जो हैं सोने के, चांदी के आभूषण के बारे में हमें जानकारी थी, और इस बारे में, इस तरह से हमारे बारे में वो लोग पता कर पाएंगे। तो उस समय जो था, तांबे की सिकरी मुरद से और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। अगला है लूपगढ़ी। तो लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि लोगों का जब देहांत होता था, उन्हें कब्रों में दफनाया जाता था। और भी बहुत सारे मेथड्स थे जिनमें कि लोगों का बिरियल्स किया जाता था, लेकिन अभी कब्रगाह के अवशेष लूपगढ़ी से और कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि लोगों का जो आभूषण होता था, जो ऑर्नामेंट्स होता था, वो उसके साथ ही गाड़ दिया जाता था, दफना दिया जाता था उस समय। और पत्थर के मनके भी लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण, पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो है, पठारी क्षेत्र, वहां से हमें आदि मानव के निवास करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पलामू किला, जो कि अभी लातेहार में पड़ता है, पलामू किला याद रखिएगा, पहले जो है वह पलामू जिले में था, अब जो है वह लातेहार जिले में पड़ता है। तो पलामू किला लातेहार में पड़ता है। यहाँ से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। पलामू किला जो कि लातेहार में है, वहाँ से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो दोस्तों, जो धार्मिक आंदोलन होता है, जब धर्म का एक समय था, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के समय में, उत्तर वैदिक काल के समय में समाज जो है वह 4 वर्णों में विभाजित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल आते-आते क्या होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रियों के द्वारा और सब जो जाति थे और सब जो वर्ण थे,
उनको तुच्छ समझा जाता है, उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है, उनको इज्जत नहीं दिया जाता, या फिर यूँ कहें कि ब्राह्मण धर्म जो था, ब्राह्मण लोग जो थे, पुरोहित लोग जो थे, वह अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। वही क्या करते थे, वह अपने आप का जितना भी विशेषाधिकार होता था, वही अपने पास रखते थे और समाज के जो भी नियम होते थे, बहुत तरह के अलग-अलग तरह के नियम बना रहे थे। तो उससे क्या हुआ, जो अलग-अलग वर्णों में, अलग-अलग समाजों में, वर्गों में एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, तो उसके बाद जो है ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म का इवोल्यूशन हो जाता है, उद्भव हो जाता है। तो उसमें से जो 2 धर्म हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ब्राह्मण के खिलाफ कौन उठते हैं? क्षत्रिय उठते हैं। ब्राह्मण के खिलाफ क्षत्रिय उठते हैं और आप देखेंगे कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बुद्ध और जो महावीर जी हैं, वो उनका जो मूल वर्ण रहता है, वो क्षत्रिय ही रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि झारखंड की, यह पूरे भारत का बात है, लेकिन झारखंड से भी इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक अटूट रिश्ता रहा है। झारखंड के क्षेत्र से भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमें रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें प्राप्त होती है। देखिए, जैन धर्म के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, तो आपने अगर आप जानते होंगे कि जैन धर्म जो है, यानी कि जो कि संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्म के संस्थापक को, महात्मा को तीर्थंकर, निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था, वह ऋषभदेव था। तो ये सब आपको पता होगा। तो जैन धर्म का एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लोरे यादगा यात्रा है, जिसका कि अर्थ मुंडारी में होता है आंसुओं की नदी। यह जैन ग्रंथ में वर्णित है। इसका मतलब है कि जैन धर्म और झारखंड के जनजातियों, झारखंड के लोगों का एक रिश्ता था, यानी कि झारखंड से भी संबंधित थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आगे देखते हैं कि जैन धर्म के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, एक एक नाम है पारसनाथ पहाड़ी। आप पारसनाथ पहाड़ी अगर कभी गए होंगे, जिसे कि सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है, अवस्थित है। जैन धर्म के लिए, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है इसे। जैन धर्मावलंबियों के लिए, जैन अनुयायियों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कैसे है, तो हम लोग पहले देखते हैं इसके बारे में। पारसनाथ पहाड़ी की अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाएगी, तो उसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितनी है? 1365 मीटर। और अगर आपसे फीट में पूछा जाए कि कितने फीट इसकी ऊंचाई है, तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊंचाई पूछ लिया जाता है पारसनाथ पहाड़ी का। पारसनाथ पहाड़ी इसका नाम क्यों पड़ता है? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर रहते हैं, पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर रहते हैं पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा है पारसनाथ। और पारसनाथ जो 717 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले पारसनाथ पहाड़ी पर, यानी कि सम्मेद शिखर पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का यहाँ पर निर्वाण प्राप्त करते हैं, यानी कि उनका देहांत यहाँ पर होता है। और जैन धर्म के वह अंतिम तीर्थंकर हैं जिनको निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह में अवस्थित है, वहां पर होती है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति आपको पारसनाथ पहाड़ी पर होती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड के गिरिडीह में स्थित है, वह जैन धर्म से कितना एक इसका गाढ़ा, एक अटूट रिलेशन है, एक अटूट संबंध है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी में निर्वाण की प्राप्ति होती है। आप ये सारे के सारे 20 तीर्थंकर जो हैं, उनके नाम को आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आगे है कि जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो हैं, जिससे पता चलता है कि झारखंड से जैन धर्म का एक रिश्ता रहा है, एक नाता, एक संबंध रहा है, किस प्रकार से। तो अलग-अलग जगहों से हमें जैन धर्म से संबंधित कुछ साक्ष्य, कुछ एविडेंस प्राप्त होते हैं, देखते हैं। सिंहभूम के बेनू सागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि 7वीं शताब्दी के हैं। सिंहभूम के बेनू सागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि 7वीं शताब्दी के हैं। श्रावक या फिर सरक, जो कि सिंहभूम में रहने वाले आरंभिक निवासी थे, जो सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे, जिसे श्रावक या फिर सरक कहा जाता है, जिसे श्रावक या फिर सरक कहा जाता था। श्रावक का ही एक तरह से इसको सरक कहा जाता है, मतलब जैसे कि आजकल जितेंद्र को जितेंद्र कहा जाता है, उसी तरह से श्रावक को सरक कह देते थे लोग जल्दी से बोलने में। तो श्रावक सरक एक ही है। तो सिंहभूम के ये आरंभिक निवासी थे
और यह जैन अनुयायी थे। सारे के सारे जो सरक थे वह आरंभिक निवासी और जैन अनुयायी थे और हो जनजातियों के द्वारा सरक लोगों को, सिंहभूम के सरक श्रावक को, जैन अनुयायियों को हो जनजाति के द्वारा सिंहभूम से बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो बेनू सागर से यह प्राप्त होता है। अगला है कोल्हा पहाड़, जो कि चतरा जिले में है। कोल्हा पहाड़, यहाँ पर हमें 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा की प्राप्ति होती है। इससे भी पता चलता है कोल्हा पहाड़ जो कि चतरा जिले में है, यहाँ से 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त होती है और यहाँ पर एक पद चिन्ह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एक पद चिन्ह दिखाई देता है कोल्हा पहाड़ पर। और जैन अनुयायी जो हैं, जैन मतावलंबी जो हैं, वो यह मानते हैं कि यह जो है पार्श्वनाथ जी, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका यह पद चिन्ह है। तो इसको यह पवित्र मानकर उसकी पूजा भी करते हैं और यह एक तीर्थ स्थल भी है कोल्हा पहाड़ चतरा। शीतलनाथ, जो कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कोल्हा पहाड़ में ही होता है। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर को कोल्हा पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शीतलनाथ, जो कि 10वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और जो कोल्हा पहाड़ है चतरा में, वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से इसका संबंध हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म से रिलेटेड बहुत तरह के मूर्तियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है छोटा नागपुर का मानभूम, जो कि वर्तमान में धनबाद है। वहां से हमें प्राप्त हुआ है कि वहां से कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यह जैन सभ्यता व संस्कृति का एक केंद्र रहा था। जैन सभ्यता व संस्कृति का एक केंद्र रहा था वर्तमान में जो धनबाद है, जिसे प्राचीन काल में छोटा नागपुर का मानभूम कहा जाता था। दामोदर और कसाई नदी घाटी से हमें जैन धर्म संबंधी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि अलग अलग झारखंड के अलग अलग जगहों से जैन धर्म से रिलेटेड जो भी हमें एविडेंसेस प्राप्त हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि झारखंड से और जैन धर्म का क्या संबंध रहा है। अगला है हनुमान गांव, जो कि पलामू में है। यहाँ से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का और झारखंड से क्या संबंध रहा है। हमने बताया कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास क्या होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव होता है ब्राह्मण के खिलाफ। ठीक है, यह हमने बताया आपको। तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर भी बौद्ध अनुयायी हैं, यहाँ पर भी बौद्ध मतावलंबी हैं, जैन मतावलंबी हैं, जैन अनुयायी हैं। यहाँ से हमें बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के बहुत से अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि झारखंड और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक अटूट रिश्ता रहा होगा। जो कि खूंटी जिले में एक जगह है बेलवा दाग, यहाँ से जो कुछ जैसे जैन बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ साक्ष्य के बारे में बात करते हैं, कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। खूंटी के बेलवा दाग से हमें बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खूंटी के बेलवा दाग से हमें बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पलामू के मूर्तिया गांव से सांची स्तूप, जो सांची का स्तूप है, उसके दीवार पर जो सिंह शीर्ष उत्कीर्ण है, उससे मेल खाता हुआ एक सिंह शीर्ष मिला है। सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध स्थल है, आपको इसके बारे में पता होगा। जो अशोक के द्वारा बनाया जाता सांची स्तूप, उसके द्वार पर जो उत्कीर्ण है सिंह शीर्ष, उससे मेल खाता हुआ एक सिंह का शीर्ष जो है हमें मूर्तिया गांव पलामू से मिला है। अगला है करवा गांव, वहां से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति होती है। करवा गांव, वहां से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति होती है। आगे है कटुंगा गांव, जो कि गुमला में है। कटुंगा गांव जो कि गुमला में है, वहां से हमें बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि झारखंड से बौद्ध धर्म का भी संबंध रहा था। कटुंगा गांव यानी कि यहाँ पर भी बौद्ध अनुयायी रहते थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो कटुंगा गांव जो कि गुमला में है, वहां से बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। पटम्बा गांव जो कि जमशेदपुर में है, यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। कटुंगा गांव जो कि गुमला में है, वहां से बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। वहीं पर पटम्बा गांव जो कि जमशेदपुर में है, वहां से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। आगे है दियापुर दालमी। ये सारे के सारे जगह आपको याद रखने हैं, 1 या 2 बार इसे देखिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोग इसके एमसीक्यू को भी कर रहे हैं, उसे भी कंटिन्यू करेंगे। दियापुर दालमी जो कि धनबाद में है, यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। इससे पता चलता है कि धनबाद से यानी कि धनबाद झारखंड से बौद्ध धर्म का रिलेशन है। यह बौद्ध स्थल जो दियापुर दालमी है, यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी किनारे स्थित है। अगला है घोलमारा, यहां से पत्थर की एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली है। पत्थर की एक खंडित टूटी हुई बुद्ध की मूर्ति मिली है घोलमारा से खुदाई में।
ईचागढ़ जो कि सरायकेला खरसावां में है, यहाँ से तारा की एक मूर्ति मिली है और यह तारा कहा जाता है कि यह एक बौद्ध देवी थी और अभी तारा की जो यह मूर्ति है, इसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है और यहाँ से तारा देवी की एक मूर्ति मिली है, जो कि एक बौद्ध देवी है ऐसा कहा जाता है और जिसे कि अभी रांची संग्रहालय में रखा गया है। अगला है हजारीबाग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध विहार का उल्लेख जो है, हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ का एक बौद्ध विहार है जिसका उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया था। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है इसी वीडियो के अंदर। और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप प्राप्त हुआ है हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह तारा माँ की मूर्ति है जो कि बौद्ध देवी है और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको मैंने पीछे बताया। यह खुदाई से प्राप्त हुआ है, तो इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का झारखंड से संबंध रहा है। हजारीबाग का सूर्य कुंड है, यहाँ से बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। हजारीबाग के सूर्य कुंड से एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। ये सारे के सारे जगह का नाम आपको याद रखना है। एक जानकारी है कि बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान, जब बंगाल में पाल शासक शासन कर रहे थे, पाल वंशी शासन था, तो उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा क्या है बौद्ध धर्म का, जिसमें जादू टोना की पढ़ाई करी जाती थी, तो वज्रयान शाखा विकसित हुई थी। बंगाल में पाल शासक जब शासन कर रहे थे, पाल वंश जब शासन चल रहा था, तो झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई थी और झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। ऐसा हम कैसे कह पा रहे हैं, तो कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। उस समय के बाद से हमें बौद्ध धर्म का कुछ भी एविडेंस उतना प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि झारखंड में कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंशीय शासक था, जब इसका झारखंड में प्रवेश होता है तो उसके बाद बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अवनमन शुरू हो जाता है, डिवोल्यूशन शुरू हो जाता है, डिमोशन शुरू हो जाता है। तो यह हम लोगों ने देखा झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से किस तरह से झारखंड संबंधित है, क्योंकि यहाँ के स्थलों से, अलग अलग जगहों से, झारखंड के अलग अलग जगहों से हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे अवशेष, उस समय के बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे मूर्तियां, बौद्ध धर्म के मठ मिले हैं, बहुत से चीज हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जैन धर्म की बात ही क्या कहें, पारसनाथ पहाड़ी उसका जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, यह हम लोगों ने झारखंड के इतिहास का आज हमारा पहला क्लास था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो झारखंड के ऐतिहासिक परिचय, झारखंड को इतिहास में, झारखंड को अतीत काल में क्या क्या इसका परिचय क्या है, इसको किस नामों से जाना जाता है, उन सब के बारे में देखा। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के बारे में हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर हमें निर्भर रहना होता है, उस काल के लिखित साक्ष्य में उपलब्ध नहीं है, उस काल में झारखंड की क्या स्थिति रही, झारखंड के कौन कौन से जगह से, कौन कौन से स्थल से हमें प्रागैतिहासिक कालीन कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और झारखंड में धार्मिक आंदोलन को हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, हर कुछ देखेंगे इस सीरीज में झारखंड जीके से रिलेटेड, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग इसके एमसीक्यू को भी करेंगे, मनीष रंजन सर की जो 7500 प्लस वाली बुक है उससे एमसीक्यू करेंगे, आपके लिए हर कुछ हम करेंगे। आपके लिए हम क्या करेंगे, सारा कुछ यहाँ पर इतने अच्छे कंटेंट, इतना अच्छा क्वालिटी के साथ लेकर के आ रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और उस क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास की और सी रोचक जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई में लगे रहें। अधिकारी